So in this video we are going to cover the all NCERT's book, and this is probably going to very best video ever in this platform. So without wasting our time, let's start. जो सबसे पहला 6th क्लास के NCERT से हम इसकी शुरुआत करेंगे और 12th क्लास के NCERT पर हम इसको ख़त्म करेंगे. हम ओवरऑल टोटल जितनी भी NCERTs हैं उन सबको कवर करेंगे. और हम अभी स्टार्टिंग जो है हिस्ट्री से करेंगे. हिस्ट्री के बाद में हम अदर सेक्शंस पे आएंगे. तो पहले हम शुरुआत करते हैं क्लास 6th के NCERT से, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ क्या, कहाँ, कैसे और कब. इसका मतलब ये है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो एक तरह से क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसकी किन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत हुई और कब ऐसा टाइम पीरियड आया कि कब इसकी शुरुआत हुई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे शुरुआत की चीज़ों से. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इतिहास होता क्या है. तो इतिहास समय के साथ होने वाला परिवर्तन का अध्ययन करना होता है. यह मानव समाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है. राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, चिकित्सक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, सैन्य विकास एवं सभी चीज़ों को ये शामिल करता है. कहने का मतलब इनका ये है सीधा सीधा कि जो इतिहास होता है वो एक तरह से समय के साथ जो परिवर्तन हमारे जीवन में होते हैं उनको पढ़ना ही एक तरह से इतिहास होता है. वो कोई भी ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं. वो राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं, आर्थिक परिवर्तन हो सकते हैं. जैसे अब हम राजनीतिक चीज़ों को देखते हैं. अगर हमें पुराने टाइम की यानी एशियन टाइम की राजनीतिक चीज़ों, पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम पे कैसे चलता था, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह से चलती थी, उसके बारे में नहीं पता है अगर, तो हम प्रेजेंट में उसको एक तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसको नहीं जान सकते और ना ही हम उसको डेवलप करके फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसलिए कहीं ना कहीं जो इतिहास होता है वो पढ़ना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इतिहास का मतलब ये नहीं है कि हमें पॉलिटिकल फील्ड में ही पढ़ना है. उसको हम सामाजिक रूप से भी पढ़ सकते हैं कि उस टाइम पे जो सोसाइटी हुआ करती थी उनको किस नाम से जानते थे, किस तरह की सोसाइटी है वहाँ पे हुआ करती थी, उनका जो कल्चर था वो किस तरह से था, कौन कौन से ऐसे धर्म थे जो वो अपनाया करते थे, क्या सनातन धर्म अपनाया करते थे, बुद्ध धर्म अपनाए थे, कौन कौन से ऐसे धर्म उस टाइम पे हुआ करते थे. इसके बाद में आर्थिक, यानी कि वो जब कोई चीज़ खरीदते थे तो वो किस तरह से लेन देन करते थे. उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो थी भी कि नहीं, प्रेजेंट टाइम की अपेक्षा कितनी ज़्यादा थी, कितनी कम थी, ऑलमोस्ट कम थी, बट ऐसा हम नहीं कह सकते थे कि थी नहीं. तो ये सारे जो रीजंस होते हैं इसलिए हमें इतिहास पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं. तो सेकंड चीज़ यहाँ पे यही बताई गई है कि क्यों पढ़ें इतिहास. बेसिकली इतिहास को पढ़ने के यही एक रीज़न होता है कि जो इतिहास होता है वो हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताता है, वो हमें वर्तमान के बारे में भी बताता है कि हम अपने जिस समाज में रहते हैं उसका निर्माण उसके लोगों के द्वारा किस प्रकार से हुआ. तो ये सारी चीज़ें हमें इतिहास के थ्रू पढ़ने को मिलती हैं. उसके जीवन में जो सुख दुख हैं, उन लोगों के जीवन में उनकी जो समस्याओं से, किस प्रकार की समस्याओं से वो जूझे हैं, उनकी किस तरह की खोज रही हैं, किस तरह के आविष्कार रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हम पढ़ते हैं. इतिहास को पढ़कर हम ये समझते हैं कि जो पुराने लोग हैं उनकी आधुनिक दुनिया से हम उनका अगर कंपैरिजन करें, मॉडर्न टाइम से उनका कंपैरिजन करें तो वो किस तरह से अलग हैं. तो यही सारी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ते हैं, इसलिए एक तरह से ज़रूरी हो जाता है इतिहास पढ़ना. फिर इसके बाद में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका पता लगा सकते हैं, जैसे अतीत में लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं. इसके बाद में घरों में वो किस तरह से रहते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरह से अतीत के बारे में बताती हैं. फिर एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है. हिस्ट्री एक तरह से ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम पढ़ने के साथ साथ हम प्रेजेंट में उसको समझने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर में किन सोर्सेज के थ्रू हम उसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, ये डेवलपमेंट करने की एक तरह से कोशिश करते हैं. इसलिए एक तरह से जो हिस्ट्री रहती है वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है इस बेस पे. सेकेंडली जो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन रहते हैं, उनमें क्यों पूछी जाती है हिस्ट्री. तो एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इंटरनेशनल इश्यूज़ रहते हैं, इंटरनेशनल या फिर जो कहीं के रिलेशन रहते हैं, उनको समझने के लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो किसी कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो किस तरह से हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हमारे जैसे इंडिया और चाइना के हम रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो पास्ट में इनके साथ रिलेशन थे वो किस तरह से थे, अच्छे थे, देवर और ख़राब थे. तो उसी बेस पे हम प्रेजेंट में जो चाइना के साथ रिलेशन बनाएंगे, उसी बेस पे हम इनके रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. फिर अतीत में लोग कहाँ रहते थे, ये एक मेन पॉइंट आ जाता है. तो ज़्यादातर जो लोग हैं लाखों साल पहले कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे मकान बनाकर रहते थे. और वो लोग क्या खाते थे, भोजन का संग्रह करते थे, संग्राहक थे, वे पशुओं का शिकार भी करते थे. यानी कि ज़्यादा डेवलप नहीं थे, बस एक जगह पे रहते थे, मोस्टली पहाड़ियों के पास रहते थे और वहाँ पे रह के वो पशुओं का शिकार करते थे. किसी तरह का जो खाना रहता था उसका संग्रह करना जानते थे पर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे. फिर पुरातात्विक एवं आखेटकों संग्राहकों द्वारा बनाई और उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं खोजी हैं.
ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों ने पत्थर, लकड़ी और हड्डी के उपकरण बनाए और इनका प्रयोग किया, जिसमें पत्थर के उपकरण ही कालांतर में शेष रह पाए। और तो इन्होंने ये बताया है इसमें कि जो अतीत में लोग हैं वो कहाँ रहते थे, तो नदियों के किनारे घर बना के रहते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो एरिया था वो पत्थरों से कवर हुआ पड़ा था। भोजन का संग्रह करते थे, ज़्यादातर शिकार पर निर्भर करते थे। जो पुरातात्विक होते हैं, पुरातात्विक का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट, ऐसे लोग जो कि पुरानी चीज़ों की खुदाई करते हैं और उनको हिस्ट्री में एज अ सोर्स उनको जोड़ते हैं, जिनको इतिहासकार भी कह सकते हैं। इतिहासकार एक बात अलग हो जाती है। इतिहासकार वो होते हैं जो सोर्सेज रहते हैं उनको एक रिटन चीज़ में फॉलो करते हैं। इसके बाद में जो पुरातात्विक रहते हैं वो एक तरह से खुदाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस हो जाता है। तो इन्होंने यही बताया है कि जो पत्थर है, लकड़ी है, हड्डी के उपकरण है आदि बनाए जाते थे, और इसके बाद में कुछ टाइम पीरियड के बाद जो स्टोन है वही शेष बचा रह गया था। इसके बाद में ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि पुराने टाइम पे किस तरह से यूज़ की जाती थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है, ये भीमबेटका के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे ये कलकत्ता, मुंबई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, महागढ़ा, तो सारी चीज़ें हैं ये बताई गई हैं कि किस तरह से जो उस टाइम पर चीज़ें हुआ करती थी वो उनके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद में हम जो अदर चीज़ों को कवर करते हैं वो अदर चीज़ों में आ जाती हैं कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और केसर पहाड़ियाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ महिलाओं एवं पुरुषों ने 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। यानी कि जो सुलेमान और केसर है ऑलमोस्ट ये नॉर्थ और वेस्ट की जो हिल्स हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि एक तरह से जो गेहूं है और जौ है की फसलों को उगाना एक तरह से चालू कर देता है। यानी कि अगर सबसे पहले पूछा जाए कि कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई, तो सुलेमान और किरथर ऐसी हिल्स थी जहाँ पे जो महिलाएं और पुरुष थी लगभग 8000 साल पहले इन्होंने गेहूं और जौ की खेती करना शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद में ये कुछ ऐसे अन्य स्थान भी हैं जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। जैसे चावल सबसे पहले उगाया गया था, कहाँ पे विंध्य में सबसे पहले चावल को उगाया गया था। फिर इसके बाद में लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर सिंधु नदी के किनारे फली फूले थे। बाद में 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों और समुद्र के किनारे शहरों का विकास हुआ था। यानी कि 25 साल पहले जो गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, बेतवा भी है, सोन भी है, तो ये एग्जैक्टरा जो रिवर है रामगंगा है, तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। फिर इसके बाद में कभी कभी लोग दूसरों की भूमि पर विजय प्राप्त करके सेनाओं के साथ जाते थे। इसके अलावा व्यापारी समूह और जहाज़ों के साथ यात्रा करना पसंद करते थे। यानी एक तरह से इन्होंने ये बात यहाँ पे कही है कि किस तरह से जो लोगों ने अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया, तो किस पद्धति के थ्रू किया। तो लोगों ने, कुछ लोगों को घूमने फिरने का शौक था, मतलब जो रोमांचक स्थलों की खोज करना चाहते थे वो बताना चाहते थे कि ये हमारे थ्रू खोज की गई। तो और कुछ लोग ऐसे घूमने फिरने के उद्देश्य से भी जाते थे, जहाज़ों में यात्रा करते थे। इसके बाद जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो यहाँ से ले जाते थे या फिर कहीं भी पार्ट से ऑल ओवर वर्ल्ड में वो ले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें वो करने का काम करते थे। अब बात आती है कि जो हमारा देश का नाम है वो किस तरह से हमें अपने देश का नाम मिलता है। ठीक है, हमारे देश का नाम हमें कैसे मिला? तो जो इंडिया शब्द है सबसे पहले तो वो कहाँ से लिया गया? इंडिया शब्द इंडस से लाया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में आने वाले ईरानियों और यूनानियों जो इंडस क्षेत्र में परिचित थे, उन्होंने इसे क्या कहा? उन्होंने इसे कहा इंदोस आदि कहा। नदियों के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा गया। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंडिया शब्द है वो इंडस से लिया गया है और जिसको संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारी जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन जो शुरू होती है, वो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। पहले तो ये एक जगह का नाम था जो इंडस था। बाद में जो रिवर वहाँ पर फ्लो हुई उसका नाम इन्होंने इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर रख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में जो चीज़ आती है कि अब भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत नाम का उपयोग उन लोगों के समूह के लिए किया गया था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे और जिनका उल्लेख संस्कृत की सबसे पुरानी लगभग 3500 साल पुरानी ऋग्वेद में किया गया है। बाद में इसका नाम देश के रूप में किया गया। यानी कि जो हमारा भारत शब्द है वो एक तरह से उत्तर पश्चिम में जो लोग रहा करते थे उन लोगों को भारत कहा जाता था। एक तरह से एक ग्रुप हुआ करता था पीपल का, जहाँ पे उनको भारत कहा जाता था और जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में, जहाँ ऋग्वेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और बाद में इसका नाम भारत एक देश के नाम पर पड़ गया। पहले तो ये एक ग्रुप जो लोगों का रहता था उसके नाम पे पड़ा, फिर बाद में इसका नाम है एक तरह से चेंज करके देश के नाम पे रख दिया गया। फिर इसके बाद में अतीत के बारे में हम कैसे जानें? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं? तो अतीत की जानकारी के लिए हमें दो चीज़ें मेनली पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें पांडुलिपि पढ़नी पड़ती है और दूसरा हमें पढ़ना पड़ता है अभिलेख। तो पांडुलिपि जो बेसिकली होती है क्या है? एक तरह से जो
मतलब एक तरह से जो पेड़ की छाल रहती है उस पर अगर हम लिखते हैं, भोजपत्र पर लिखते हैं, एक तरह से जो कागज़ वाला एरिया रहता है उस पर हम जब लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको पांडुलिपि कहते हैं। ये जो पांडुलिपि रहती है वो हाथ से लिखी जाती है। इसके बाद में ये जैसे ये है हमारी पांडुलिपि, ठीक है, ये जो है वो एक तरह से पेड़ की छाल पे, पेड़ के पत्ते पे, भोजपत्र आदि पे लिखी जाती है। इसके बाद में जो अभिलेख होते हैं वो क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? मोस्टली ये धातु यानी स्टोन पर लिखे जाते हैं या फिर कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। और जो अभिलेख है वो किस टाइम पे ज़्यादा फेमस हुए थे? अशोक के टाइम पे फेमस हुए थे। ऑल आर अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। तो इसके बाद में हम ये चीज़ों को देखते हैं कि जो अभिलेख हैं वो कहाँ लिखे जाते थे। तो जो राजा महाराजा रहते थे अपने आदेश को उत्कीर्ण करवाते थे, अपनी प्रशंसाएं करवाते थे ताकि उन्हें देख पढ़ सकें, लोग उसका पालन कर सकें। कभी कभी वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए करते थे जो कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो पब्लिक है उसको फॉलो करने चाहिए। अन्य प्रकार के भी लेख होते हैं, स्त्री पुरुष राजा रानियों के सहित द्वारा किए गए कार्य भी उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी कि जो राजा रानियों उस टाइम पर कार्य किया करते थे उसको भी एक तरह से लिखा गया है। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का विवरण यहाँ पे किया गया है, यानी कि जो राजा महाराजा रहते थे जब वो मतलब किसी भी वॉर में विक्ट्री पाते थे तो वो अपनी प्रशंसा के लिए एक तरह से उसको जमाने की, उसको खुदवाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से एंशियंट टाइम का लेख है जो कि कंधार में प्राप्त हुआ है, और कंधार को वर्तमान में अफगानिस्तान कहेंगे। और जो अशोक हैं उनके आदेश यहाँ पे उत्कीर्ण कराए गए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म है, जैसे पुरातत्विक क्या होता है, जिसको मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। बेसिकली देखो जो हमारा हिस्ट्री रहता है, चाहे फिर वो कैसा भी हिस्ट्री रहे, उसको जानने के बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, सेकंड जो हमारा होता है वो होता है आर्कियोलॉजिक सोर्सेज, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज होते हैं। जिसमें सबसे पहले जो लिटरेरी सोर्सेज होता है उसका मतलब होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी कि जो रिटन होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी की बायोग्राफी लिख दी तो उसको हम एक तरह से लिटरेरी सोर्सेज कहेंगे। इसके बाद में जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं, आर्कियोलॉजिकल में बेसिकली क्या होते हैं कि हम उन चीज़ों को अपने आँखों से देख सकते हैं जिसकी खुदाई है उस घटना के घटित होने के पश्चात की जाती है। जैसे अशोक के स्तंभ हम देखते हैं, कई राजा महाराजाओं ने महल बनवाए, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं। तो ये एक तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में एक तरह से काम करते हैं। फिर इन्होंने कुछ इतिहासकार के टर्म के बारे में बताया कि वे विद्वान होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातात्विक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी को संदर्भित करने के लिए प्रायः वे स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे कि अध्याय जो सेकंड है उसको कवर करेंगे, चैप्टर सेकंड, यानी कि आरंभ में मानव की खोज है वो किस तरह से शुरू हुई, कैसे उन्होंने शिला चित्रकला पर करना शुरू किया, इसके बाद में जो स्टोन एज है वो किस तरह से आई। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।